आइए, that is एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। तो सीधी सी बात है, गैसेस एक्सचेंज में इट इज कॉज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन से होगा। अब देखिए हो क्या रहा है, ये डिफ्यूजन occur because of partial pressure। That is because of diffusion जो पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर हो रहा है। अब देखिए कैसे हो रहा है वो भी हम दो देखते हैं। तो एक्चुअल में ये है रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज अ रेस्पिरेटरी गैस है ये एयर है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो दिस इज अ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपको पता ही है, दैट इज एन एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई। और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके बाद देखा जाए तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है बेसिकली टिश्यू, ये है इन सेल, और ये है एक्सपायर्ड एयर। तो अगर दिखाया जाए तो इस तरीके से ये दिखाया मैंने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी गैस दैट इज एन ऑक्सीजन की। तो एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो ये तकरीबन 159 है। एल्वेलाई के अंदर अगर देखें तो दैट इज 104 है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर ऑक्सीजन का प्रेशर देखें तो दैट इज 40 है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखें तो दैट इज 95 है। टिश्यू के अंदर देखें तो ये बेसिकली 40 है, और सेल के अंदर 20 है। और जो एक्सपायर्ड एयर है दैट इज 120 है। ये बेसिकली पार्शियल प्रेशर है। ये बेसिकली ये सब के सब जो है, जो ब्लू से लिखा है मैंने, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट आइए, तो दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। एयर के अंदर देखें तो दैट इज 0.3 है। एल्वेलाई में देखें तो दैट इज अ 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है। टिश्यू के अंदर 45 है। सेल के अंदर 50 है। और एक्सपायर्ड एयर के अंदर 27 है। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, मैंने कहा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये बेसिकली दिस वन इज अ एल्विलाई। दिस वन इज अ एल्विलाई। और इस एल्विलाई के ऊपर अगर आप देखें तो ये बेसिकली ब्लड जा रहा है। ये ब्लड ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे गया। इसका मतलब ये आ रहा है ब्लड,
और ये ब्लड जा रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ एल्वियुलर सैक, दिस इज अ एल्वियुलर सैक है। मैंने कहा अगर यहां पर एयर देखते हैं हम, यहां पर मैंने कहा कि ये जो एयर है, तो बेसिकली ये जो एयर थी दिस वन इज अ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का यहाँ पर अगर प्रेशर देखें तो इस जगह पर प्रेशर है बेसिकली ऑक्सीजन का 104, ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ये वाला, इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर है 40, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोर प्रेशर है, और यहाँ पर देखा जाए तो लेस प्रेशर है। और अगर ऑक्सीजन को देखें तो ये मोर प्रेशर से डिफ्यूज हो रहा है लेस प्रेशर की तरफ। देख लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, प्रेशर भी ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर 40 है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो एल्विलाई के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कितना प्रेशर है एल्विलाई में, तो दैट इज 104। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये इसमें कितना प्रेशर हो गया, तो 40, 40। और जब 40 हो गया तो 40 होने पर क्या हो रहा है कि ये डिफ्यूज कर रहा है। अब एक और चीज देखिए, जब यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया ब्लड में, जब ऑक्सीजन आ गया इस ब्लड में, तो ये वाला जो ब्लड था अब ये कहलाने लगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा ब्लड कहलाने लगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ वाला जो ब्लड था ये बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आया था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आप देख रहे हैं ये वाला, तो इस वक्त अगर यहाँ पर प्रेशर देख रहे हैं तो इसमें 95 प्रेशर है, ये वाला दिखाई दे रहा है 95 प्रेशर है। अब yes, मैंने कहा कि ये है बेसिकली सेल, ये है सेल, और अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर ब्लड आया है, ये ब्लड आया है यहाँ। तो यहाँ पर इस जगह पर अगर देखा जाए तो प्रेशर कितना है 40, इस सेल के अंदर कितना प्रेशर है, दैट इज 20। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहा है, किसके अंदर, सेल के अंदर डिफ्यूज कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सेल के अंदर yes, डिफ्यूज कर रहा है। दिस इज द ब्लड कैपिलरी, ये बेसिकली ब्लड कैपिलरी है और डिफ्यूज कर रहा है। और अगर दूसरी तरफ, अब जरा, ये तो हमने बात कर ली बेसिकली ऑक्सीजन की, अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो एल्विलाई के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है इस एल्विलाई में, तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका पार्शियल प्रेशर कितना है 45। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर अगर इसका पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये है 45। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा प्रेशर जो है वो 45 है, ये वाला। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और यहाँ एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से डिफ्यूज कर रहा है, ऐसे डिफ्यूज कर रहा है, ऐसे डिफ्यूज कर रहा है, इस तरीके से डिफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन समझ में आ रहा है कि एल्विलाई के अंदर 40 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45 है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर देखें तो 40 है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज 40। 40, और सेल के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए सेल के अंदर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, दैट इज 50 है।
तो दिस इज 50. 50 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, तो देख लीजिए यहाँ पे डिफ्यूज होगा या नहीं होगा? Yes. डिफ्यूज होगा, ठीक है, और डिफ्यूज होके Yes. वापस ये यहाँ आएगा और यहाँ से ये वापस बाहर चला जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Adi. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ diffusion membranes, that is diffusion membrane made up of 3 layers। तो diffusion membranes 3 layers की बनी हुई है, ठीक है। पहली मेम्ब्रेन क्या है? दैट इज थिन squamous epithelial of alveoli। दूसरी है दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट substance in between और तीसरी है पहले आइए सेकंड, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और तीसरी है दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस between them। अगर दिखाया जाए तो अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ alveolar sac और दिस इज कैपिलरी। तो
ये वाली, दिस इज epithelium of alveoli. दिस इज epithelium of alveoli. और इसकी बात करें तो दिस इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और अगर देखा जाए तो इसके दोनों के बीच में, लेयर के दोनों के बीच में स्पेस है, ये वाली, ये स्पेस है। तो दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस। दैट इज द बेसमेंट सब्सटेंस। तो देख लीजिए कि एक तो ये लेयर हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, और तीसरी लेयर ये हो गई, ये वाली। ये 3 लेयर्स मौजूद हैं। दैट इज अ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है बेसिकली, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आपको, नहीं आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. Adi. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर। दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर बात करते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी गैसेस की। और रेस्पिरेटरी गैसेस की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 गैसेस आती हैं, एक आती है ऑक्सीजन और एक आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को देखा जाए तो ये 2 शक्लों में ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक हो रही है बेसिकली आरबीसी के साथ, और आरबीसी के साथ 97% ट्रांसपोर्ट हो रही है, और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है 3%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक हो रही है बेसिकली आरबीसी के फॉर्म में, आरबीसी के साथ में, तो ये तकरीबन हो रही है 20 से 25%। फिर आ जाइए तो डेट इज अ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन से देखा जाए तो 70% ट्रांसपोर्ट हो रही है, और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है 7%। ये है रेस्पिरेटरी गैस के ट्रांसपोर्टेशन के तरीके, कि एक तो है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन 2 शक्लों में ट्रांसफर हो रही है, एक तो कैरी कर रहा है आरबीसी और एक कैरी कर रहा है प्लाज्मा। आरबीसी कितना परसेंट कैरी कर रहा है? तो आरबीसी कर रहा है 97%, प्लाज्मा 3% कैरी कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक है आरबीसी इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक प्लाज्मा इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लाज्मा लेकर जा रहा है। अगर ये बेसिकली आरबीसी लेकर जा रहा है तो ये बेसिकली किस फॉर्म में ले जा रहा है? तो ये ले जा रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। दैट इज एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन, दैट इज अ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Hb के साथ में, इज अ रेड कलर पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट है।
कंटेनिंग आयरन, तो इसके अंदर आयरन मौजूद होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। और ये किस में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन? प्रेजेंट इन आरबीसी। प्रेजेंट इन आरबीसी। फिर मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन हैव 4 chains फिर मैंने कहा कि each hemoglobin molecule carry 4 oxygen, that is an O2। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अगर मैं हीमोग्लोबिन को दिखाऊं तो ये है बेसिकली ग्लोबिन प्रोटीन, और इसके ऊपर लगा हुआ है Fe+2, that is Fe+2, Fe+2, this is Fe+2। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन में देखें तो 4 यूनिट हैं, और ये जो 4 यूनिट है बेसिकली 4 यूनिट्स ऑफ Fe+2 के लगे हुए हैं। देख लीजिएगा कि यहाँ पर अगर देखें हीमोग्लोबिन में तो 4 Fe+2 लगे हुए हैं, देख लीजिए। और जब 4 Fe+2 लगे हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन इसी से कैरी होगा, ये ऑक्सीजन इससे बाइंड करेगा। जब ऑक्सीजन इससे बाइंड करेगा तो आप देख रहे हैं कि 4 Fe+2 लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन कैरी करेगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पर मैंने कहा कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है। फिर हाईलाइटेड फॉर्म में मैंने लिखा है ये 1 ग्राम ऑफ Hb का मतलब है दैट इज हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ O2। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है 1.34 ml of ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज 100 ml of blood have 15 ग्राम of hemoglobin। ठीक है, 100 ml of blood have 15 ग्राम of hemoglobin। So 100 ml blood carry 20 ml oxygen, 20 ml of oxygen। यहां तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहां तक क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन। इसकी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात कर रहे। तो यहां पर मैंने कहा कि दिस इज Hb+4O2, Hb+4O2 in alveoli और इन टिश्यूज, तो ये बना देगा दैट इज एन HbO2/4। ऐसा कर लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए।
ये मैंने 4 ले लिए और अब ये बन गया डेट इज 4 HP4 और ऑक्सीजन 8। अब सही है। ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले ही बता चुका हूं कि 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। तो मैंने कहा कि अकर इन 3 फॉर्म्स। अकर इन 3 फॉर्म्स। पहला है इन डिसॉल्व्ड स्टेट। आपको पता है डिसॉल्व्ड स्टेट में तो ये प्लाज्मा के अंदर था। दूसरा था विद आरबीसी। तो ये बेसिकली कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। और तीसरा था एज बाइकार्बोनेट आयन। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर देखा जाए तो ये 5 to 7%। इसकी बात करें तो ये तकरीबन 25 से 20 to 25%। और ये 70%। तो मैंने कहा कि ये था बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ये बनाता है SCO3 माइनस। और यहाँ जो एंजाइम यूज हुआ है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दैट इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है और इसकी वजह से ये बन गया दैट इज अ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में आप देख रहे हैं कितना % ट्रांसपोर्ट हो रही है। दैट इज अ 70% के अराउंड ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। यस सर। अच्छा, ये जो फॉर्म हुआ था ये फॉर्म्ड हुआ था इन आरबीसी which further diffuse in plasma। तो ये पहले बना था आरबीसी के अंदर और बाद में ये प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है चलिए यहां तक कंप्लीट हुई कहानी। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर बात की जाए तो ये मैंने कहा कि परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen। और यहाँ पर
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज एन mmHg में। इस तरीके का ये कर्व आएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो ये है बेसिकली 100, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली यहाँ पर 100, ये है 0, 20, 40, that is 20, 40, 60, 80, and then 100. 20, 40, 60, 80. अब ये क्या रहा है, पहली चीज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ये सिग्मोइड शेप का है, सिग्मोइड शेप, दैट इज एन एस शेप का है। दूसरी चीज, it is affected by, ये किस किस से अफेक्ट हो रहा है, तो ये अफेक्ट हो रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये अफेक्ट हो रहा है H+ आयन कंसंट्रेशन से, ये अफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर से, अब एक पॉइंट में लिख रहा हूं, स्टार बना के, इंपॉर्टेंट बना के मैंने लिखा है, दैट इज शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट में इसका मतलब है अगर ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में, शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है which means increase in affinity between hemoglobin and oxygen। यानी अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंक्रीज इन एफिनिटी बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। अगर ये शिफ्ट हो जाता है, ये डिसोसिएशन कर्व अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में एफिनिटी बढ़ गई है। और अब आ जाइए शिफ्ट टू, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दूं, दैट इज शिफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब है कि means decrease in affinity between oxygen and hemoglobin। ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरीके से हो गया है ऐसे करके, तो इसका मतलब इस बार आप देख रहे हैं कि ये शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट टू राइट, और इधर देखा था आपने, दैट इज शिफ्ट टू लेफ्ट। यहां तक हो रहा है। अगर लेफ्ट में बढ़ जाता है, डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ आता है, तो इंक्रीज हो जाएगी एफिनिटी, इंक्रीज हो जाएगी एफिनिटी, और अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो डिक्रीज हो जाएगी एफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है। डिक्रीज होने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कम बाइंड कर रही है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है
वो ज्यादा बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से। यहां तक कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है. ओके, कि ये लेफ्ट अगर शिफ्ट कर रहा है तो क्या मतलब हुआ, और अगर राइट शिफ्ट कर रहा है तो क्या मतलब हुआ। ठीक है, Yes, sir. तो नेक्स्ट मैंने कहा इन टिश्यू द फॉलोइंग कंडीशन are favored for oxygen diffusion। इसमें पहला है that is low partial pressure of CO2, दूसरा है high partial pressure of low partial pressure of oxygen, दूसरा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये टिश्यू के अंदर डिफ्यूज होने के लिए है। उसके बाद तीसरा है दैट इज हाई H+ आयन कंसंट्रेशन, और फोर्थ है दैट इज अ लो टेम्परेचर, दैट इज लो पीएच। दैट इज लो पीएच। लो पीएच का मतलब है एसिडिक, ये पहले ही समझ लीजिए। हाई H+ आयन कंसंट्रेशन का मतलब है एसिडिक, और यहां पर अगर देखें तो हायर टेम्परेचर होगा, दैट इज टेम्परेचर जो है वो हायर होगा। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी जहां तक है। Yes, sir. दीपांशी आज जो है मुझे यहीं तक रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ठीक है, आज जरा यहीं तक Okay, रखूंगा, sir. है ना। अभी इसमें एक दो चीजें और हैं, वो भी मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। Okay, sir. ठीक है, तो वो भी देख लीजिए कि एक इफेक्ट होता है दैट इज अ बोहर इफेक्ट, दैट इज बोहर्स इफेक्ट। पहले ही मैंने कहा है कि वर्क इन टिश्यू, ये टिश्यू में काम करेगा, पहले ही सुन लीजिए। दैट इज वर्क इन Okay, sir. टिश्यू फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेकडाउन, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई CO2 concentration in tissue। ठीक है, सीधी सी बात है कि Yes, पहले ही sir. समझ लीजिए कि बोहर इफेक्ट क्या है। तो अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि देखो भाई, ये रहा सेल, ये है सेल, और ये है ब्लड कैपिलरी, और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज Hp4O8, ये डिसोसिएट कर जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एसिडिक कंडीशन डेवलप हो रही है, ये जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 डेवलप हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से ये डिसोसिएट कर गया, दैट इज एन Hb4O8, ये डिसोसिएट कर जाएगा, दैट इज एन Hb4+4O2 में डिसोसिएट कर जाएगा, और ये 4O2 डिफ्यूज कर गया इस सेल के अंदर। तो यहाँ पर इस टिश्यू के अंदर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो इफेक्ट काम कर रहा है दैट इज अ बोहर इफेक्ट काम कर रहा है, दैट इज अ बोहर इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ। अब अगर देखा जाए मैंने कहा कि ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज
विग्रस एक्सरसाइज में अगर देखा जाए तो 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 15 ml ऑफ O2, that is 15 ml of O2. एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि HB hemoglobin cannot take up more than 97% of O2. यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। डिजीज को भी दैट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें तो पहला है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा का मतलब है दैट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। causing inflammation of bronchi and bronchioles. bronchi and bronchioles. नेक्स्ट आ जाइए ब्रोंकाइटिस। तो इसका मतलब है दैट इज एन इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। ठीक है, ये बेसिकली रेगुलर swelling and itching। itching का मतलब जानते हैं ना? Yes, sir. itching in bronchi causing cough। थर्ड आ जाइए तो दैट इज एन एम्फिसीमा। एम्फिसीमा तो ये एक तरीके का क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर in which alveolar wall are damaged and respiratory surface is reduced। और ये बेसिकली कॉज होता है कॉज बाय स्मोकिंग। फोर्थ है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी disorder, that is an occupational respiratory disorders। तो मैंने कहा in industries of stone grinding, जहां पर स्टोन घिसा जा रहा है, and cutting the dust produced cause infection in respiratory system।
ये कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक।